हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। तो आज से हम एनसीईआरटी क्लास इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं कवर करूंगी सबसे पहले 12th का माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद 11th क्लास। क्या होता है यूपीएससी की जर्नी में हम ज़्यादातर 11th क्लास की एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ते हैं, उसको ग्रिप में ले लेते हैं। बट जब बात आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, वहाँ पे चीज़ें हमारी काफ़ी अटक जाती है और उसके समझने से पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आई नो बहुत ही कम आते हैं। जैसे कि इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्वेश्चन आया था। बट फिर भी माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बेस है मैक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से कंसेप्ट को समझने के लिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक बार मेहनत करनी होती है, बार बार नहीं करनी होती है। तो कोशिश है कि 5 से 7 दिन के अंदर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स योर एनसीईआरटी क्लास मैं ख़त्म कर दूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो क्लास रहेगा वो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन रहेगा पार्ट, जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स होता क्या है? अगर हम एक इसके सिंपल डेफिनेशन समझें तो ये एक शब्द है, ये एक वर्ड है जो ग्रीक वर्ड है। इसे ग्रीक क्यों कहा जाता है? जब ये स्टार्ट हुआ था तो सारे इकोनॉमिस्ट आए थे पूरे वर्ल्ड लेवल पे, और इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन इन द सेंस कि ये पॉपुलर कब होने लगा, कब मनी मैनेजमेंट रिसोर्सेज मैनेजमेंट की बात होने लगी, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब औद्योगिकरण हो रहा था पूरे वर्ल्ड में। अप्रॉक्स 15 to 16 सेंचुरी में स्टार्ट होता है, यूनाइटेड किंगडम से स्टार्ट होता है, जो पूरे वर्ल्ड में फैलता जा रहा था। तब कोशिश की जा रही थी कि प्रोडक्शन का फैलाव हो, प्रोडक्शन का एक्सपेंशन हो, एंड फॉर दैट मैटर व्हाट दैट टाइम रिक्वायर्ड to maximize the production and with the cost of less cost of production। तो इसी के लिए इकोनॉमिस्ट आए, वेरियस काइंड ऑफ रिसर्चेस जो है वो आपकी डेवलप हो रही थी। तो वहीं पे एक कंसेप्ट निकला कि भाई इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट है, हम ऐसे थ्योरीज डेवलप करेंगे जिसमें मैनेज हो सके रिसोर्सेज जो कि स्कार्स हैं। सो द फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओकियोस मीनिंग हाउस होल्ड एंड नोमोस मीनिंग मैनेजमेंट, यानी एक हाउस होल्ड को मैनेज करना। मैनेज क्या करना होता है? एक हाउस होल्ड का क्या मैनेज करना होता है? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड जो भी नीड्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है, सप्लाई मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज, एंड फॉर सप्लाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज व्हाट वी रिक्वायर रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, जिससे कि वस्तु व सेवा का उत्पादन हो सके। तो इकोनॉमिक्स इज नथिंग जस्ट मैनेजमेंट ऑफ हाउस एंड होल्ड। जिस मैनेजमेंट में आपकी मनी इन्वॉल्व है इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये एक सोशल साइंस सब्जेक्ट है। व्हाई इट इज कॉल्ड सोशल साइंस सब्जेक्ट? बिकॉज इट स्टडीज इन अ साइंटिफिक मेथड फॉर द सोसाइटी how to utilize the scarce resources in the maximization of production so that all the demands and the requirements of public would be fulfilled। ठीक है, तो इसका यहाँ पे यही है साइंटिफिकली, हाउ टू यूटिलाइज, हाउ सोसाइटीज यूज स्कार्स रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर मैक्सिमम वांट्स और द नीड्स। सो दिस इज इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स को आगे हम समझें तो इसको हमने क्लासीफाई किया 2 फंडामेंटल्स में। एक तो यही है कि इंसान की जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है, और जो अनलिमिटेड इच्छाएं हैं वो कैसे पूरी होगी? जब अगर रिसोर्सेज भी ज़्यादा होते, सपोज आपके पास 4 पेन है, 4 ही कस्टमर है, 4 ने डिमांड करी, 4 पेन मुझसे मिल गए, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन डिमांड सप्लाई कभी बैलेंस हो ही नहीं पाती है, बिल्कुल नहीं हो पाती है। घर में देखो, कमाने वाला एक होता है, खाने वाले 5 होते हैं, तो 5 की डिमांड को पूरा कौन कर रहा होता है? कोई एक जन पूरा कर रहा होता है ना। तो यही एक प्रॉब्लम है, यही मैनेजमेंट है। दिस इज जस्ट ऑल अबाउट योर इकोनॉमिक्स। जब ये पूरे नेशनल लेवल पे होती है तो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है मैनेजमेंट करने की? पूरे देश की। देश है पूरा हाउस होल्ड, मैनेजमेंट कर रहा है कौन? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये लोग मिलकर इस घर को चला रहे हैं। और घर को चलाने के लिए घर में जितने सदस्य हैं, 100 करोड़ अप्रॉक्स आपकी 1,040,000 जो आपकी इतनी जनता है, उनकी जितनी डिमांड्स है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है फुलफिल करने की? सरकार की। कैसे करेगी? जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, अवेलेबल नहीं है तो इंपोर्ट किया जाएगा, उसका यूटिलाइजेशन, उसका वितरण होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। किस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किस जिले में होना चाहिए, क्या प्राइस पे बिकने चाहिए, यही सब की थ्योरी डेवलप करते हैं इकोनॉमिस्ट। क्योंकि ये कैसे होना चाहिए ये सरकार को भी नहीं पता
है ना। तो सरकार को एडवाइस कौन करता है, इकोनॉमिस्ट करते हैं पूरा स्टडी करके, ठीक है। तो स्कार्सिटी समझ में आया, अनलिमिटेड वांट्स है उसको फुलफिल करने के स्कार्स रिसोर्सेज है। अब प्रश्न आता है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, मीन्स इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी, दोनों में क्या डिफरेंस है। नथिंग, जस्ट वन term is practical and one another term is theoretical. Economics is a subject, yes, it is a subject which relates to development of the theory related to the scarce utilization of scarce resources in the maximum production of goods and services for the society. This is all about economics. When this theory implement in a geographical location of a particular country, it becomes economy. सो आपके यूपीएससी में जो एग्जाम पूछा जाता है, इट रिलेट्स टू दी प्रेजेंट करंट फिनोमेना, प्रैक्टिकल थ्योरीज, है ना। बट वो प्रैक्टिकल फिनोमेना कब आपको याद होगा, कब आपको अच्छे से समझ में आएगा, व्हेन यू नो व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज सप्लाई एंड हाउ दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बैंक रेट टू कर्ब इन्फ्लेशन इन द मार्केट। इन्फ्लेशन क्या होता है उससे समझने से पहले यू नीड टू नो द डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमी समझ में आया। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या है, आई टोल्ड यू अर्लियर कि भाई रिसोर्सेज है कम, खाने वाले ज़्यादा हैं, कमाने वाले कम, ऐसे समझो। वस्तु व गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन में जो यूज़ हो रहा है रॉ मटेरियल वो लिमिटेड है, सीमित है। उसको किस तरीके से, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन लेना, कौन सा रिसोर्स कैसे यूज़ किया जाए, कितनी क्वांटिटी में यूज़ किया जाए, किसको बेचा जाए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। दैट दीज आर द चैलेंजेस एंड दीज आर द वेज जिससे कि इकोनॉमी आगे ग्रो कर सकती है। तो 3 क्वेश्चन निकल के आते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन सी वस्तु का उत्पादन, जैसे अगर हम बिजनेस करने जाएंगे तो व्हाट वी विल थिंक फर्स्ट कि भाई क्या बिजनेस ऐसा करे विच जनरेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकेंड क्वेश्चन हाउ टू प्रोड्यूस, आपको कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, लेबर्स का यूटिलाइजेशन यूज़ करना है ज़्यादा या फिर आपको मशीनरी ज़्यादा लगानी है। सो यू नीड टू फिक्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द रिसोर्सेज, एक रिसोर्स ज़्यादा करना है या एक रिसोर्स कम करना है या दोनों इक्वल करना है। सो दिस कम्स अंडर द प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस। देन फॉर होम टू प्रोड्यूस, आपको अपना प्रोडक्ट मार्केट भी तो चाहिए ना। जैसे अभी हम लेक्चर्स ले रहे हैं, मेरी ऑडियंस क्या है, मेरे कस्टमर क्या है, सपोज मेरे स्टूडेंट्स हैं यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सो दीज आर दी माई कंज्यूमर्स, माई कस्टमर्स। तो ऐसे ही कंपनी क्या सोचती है, किसको बेचेंगे अपना प्रोडक्ट जहाँ से उनको प्रॉफिट या इनकम उनकी जनरेट होगी, ठीक है। किसी कंपनी को बेचे या किसी कस्टमर को, होलसेलर को या रिटेलर को। सो दीज क्वेश्चंस वुड एड्रेस अंडर द क्वेश्चन ऑफ फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। उसके बाद आता है, जैसे कि मैं ये पूछ रही हूँ, बता रही हूँ कि क्वेश्चंस अराइजेस हो रहे हैं, सोर्सेज कम है, तो वहीं पे सोर्सेज का क्या निकल के आता है, ऑल्टरनेटिव यूजेस। यस, एक लेबर है, लेबर से समझते हैं, जैसे ये एक रूम है, ठीक है, ये मेरा रूम है, सपोज मेरा ही है, ये मेरा घर है। अब इस घर में या तो मैं इस कमरे को रेंट पे चढ़ा दूँ और उस रेंट से मैं एक इनकम अर्न करूँगी, रेंटल इनकम 5000 समझ लो। अगर मैं इस रूम को 5000 में रेंट पे दूंगी तो मेरी 5000 इनकम हो जाएगी। बट इंस्टेड ऑफ डैट व्हाट आई एम डूइंग, आई एम यूटिलाइजिंग दिस रूम फॉर माई ओन पर्पस। तो मैं ये कहूँ कि मुझे फ्री में कमरा मिल गया, नहीं, आई एम पेइंग, I am bearing the opportunity cost which involved in this room। अगर इस रूम का बेनिफिट मैं ले रही हूँ तो मुझे बदले में एक कीमत चुकानी पड़ रही है। वो कीमत क्या है, लॉस ऑफ रेंटल इनकम, ठीक है। तो इकोनॉमिस्ट एक कर्व, जब भी इकोनॉमिक्स की बात आती है, इकोनॉमिस्ट की बात आती है, व्हेन दे प्रेजेंट देयर थ्योरीज टू द गवर्नमेंट, सो बेटर वे क्या होता है, विद द डेटा, विद द कर्व्स, with the help of curves, so many datas, pie chart, they prove their theories in a right direction कि भाई हम ऐसे यूज करेंगे तो देखो ये क्वांटिटी है, इसका ये क्वांटिटी, क्योंकि इकोनॉमिक्स कैसे ग्रो करती है उसको हम कैसे काउंट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, है ना। तो थ्योरीज भी अच्छा तब होता है जब वो कैसे रहेगा, ऑब्जेक्टिव, कि भाई इसको हमने ऑप्शन को यूज किया है तो इतना फायदा हो रहा है, इस ऑप्शन को यूज करेंगे तो इट गिव्स
दिस मच वैल्यू। तो यहीं पे आता है एक कर्व है जिसे हम फ्रंटियर भी कहते हैं। तो एक रिसोर्स को आप कितने तरीके से या उसको कितने वे में यूज़ कर सकते हैं, कितना उसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट उससे मिल जाए। जैसे ये रिसोर्स है, मान लीजिए ये रूम है, या तो मैं सिर्फ इसको रेंट पे चढ़ा दूँ, या इसको मैं ऐसा करूँ कि आधा रेंट पे दे दिया, आधा फैक्ट्री वाले को दे दिया, ठीक है, आधा कोई मतलब क्लासेस ले रहा है 2 घंटे की, लेक्चर ले लिया, उसने मुझे रेंट पे कर दिया। कोई और है पर्सन जिसने शूट करना है, अपना कोई फिल्म बनानी है, शॉर्ट मूवीज़ बनानी है, तो उसने 2 घंटे के लिए ले लिया। तो एक ही रिसोर्सेज को मैं 3-4 में कैटर करके मैं इसको मैक्सिमम प्रॉफिट ले रही हूँ। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इसकी अगर डेफिनेशन पे जाए तो द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। एक फार्मर है, उसके पास लिमिटेड लैंड है, उसके पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, या तो वो कॉटन का प्रोडक्शन कर ले या फिर वो भुट्टे कॉर्न का प्रोडक्शन कर ले। तो उसने कुछ पॉसिबिलिटी सेट की। अगर वो ए ऑप्शन को चूज करता है तो कॉर्न का प्रोडक्शन नहीं होगा, कॉटन का 10 क्वांटिटी। अगर बी ऑप्शन में देखता है तो इसकी 1 बढ़ाता है, बट ही हैज़ टू रिड्यूस द क्वांटिटी फ्रॉम द कॉटन इटसेल्फ। तो ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन है कि अगर आप एक का बढ़ाओगे तो दूसरे का यस ऑफ कोर्स यू हैव टू रिड्यूस। तो ये एक कर्व निकल के आया। इसको और बेटर वे में बताएं तो ये इस तरीके से है। वो ये कहता है, इकोनॉमिस्ट सरकार को बताती है कि भाई ये आपका वीट का आउटपुट है या कॉर्न का समझ लो, ये आपका कॉटन है। अगर आप इस लैंड रिसोर्स को अगर आप 160 आउटपुट करते हैं, इतना जो क्वांटिटी का करते हैं, तो आपका 300 कॉटन है। अगर आपको 300 से 400 बढ़ाना है तो आपको इस वीट को 200 से नीचे 160 करना होगा। देखो पहला कॉम्बिनेशन है 200 300, फिर 300 से 400 पे गए तो यू हैव टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ वीट फ्रॉम 200 टू 160। सो दिस इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। इसकी क्वांटिटी जब बढ़ रही है तो यू हैव टू फॉरगॉन द लॉस ऑफ दिस कॉस्ट, दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब एक अपॉर्चुनिटी के पीछे जो ऑप्शन आप छोड़ रहे हैं उसकी कॉस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। इसमें फुल यूटिलाइजेशन और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। अगर इससे बाहर जाते हैं तो वो ओवर यूटिलाइजेशन होगा, उसमें भी लॉस है। अगर इस कर्व के अंदर प्रोडक्शन करते हैं तो वो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। सो दिस कर्व इज शोज और दिस पॉइंट ए एंड बी इज द बेस्ट ऑप्शन और द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, मैंने अभी आपको समझा दिया कि एक प्रोडक्ट के पीछे जो आप ऑप्शन को छोड़ रहे हैं वो लॉस, वो ही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसमें डेफिनेशन में समझे, वन ऑफ द इफ मोर ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न, लेस रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड वाइस वर्सा। जैसे कि एग्जाम्पल में देखा, so thus there is always a cost of having a little more of one good in terms of the amount of the other good that has to be foregone। अगर आप कॉटन की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो आपको क्या लॉस बियर करना पड़ रहा है, वीट की क्वांटिटी जो आप डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है। नाउ यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि आपको किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल। या तो आप पिज़्ज़ा खरीदेंगे या फिर आप अगर इस तरफ जाते हैं तो आपको मूवी छोड़ना पड़ेगा, है ना। दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे क्वेश्चन आया भी था यूपीएससी में, इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक। अगर सरकार समझ लो कोई प्रोडक्ट फ्री में दे रही है, जैसे अभी अनाउंस हुआ था ना, बिजली जो है वो मुफ्त देगी 1 करोड़ हाउसेस को, देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 0। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर सरकार बिजली, जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं अरे मुफ्त की बिजली बांट रही है, तो क्या ये बहुत अच्छी बात है? हम सबको लग रहा है बहुत अच्छी बात है, बट इसमें किसका जेब से पैसा जाएगा, ये सोचने वाली बात है। गरीबों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। देखो पिसता ना बहुत ज़्यादा कौन पिसता है, एक आम जनता जो आम नागरिक होती है ना, मिडिल क्लास, वो उसका बैंड हर जगह से बजता है कि नहीं। आप और हम जैसे लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं, तो मैक्सिमम जो हमारे इंडिया में है, तो क्या होता है ना कि उनको बेनिफिट इस तरीके से तो मिलता नहीं। उनको क्या पे करना पड़ता है, टैक्स। जब सब्सिडीज ज़्यादा होती है तब तक समझ लो, देखो दूसरी तरफ क्या चल रहा होता है, टैक्स बढ़ गया, तो कहीं से तो सरकार भी लेगी ना, अपनी जेब से तो भरेगी नहीं।
तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 0 बिल्कुल नहीं हो सकता, कॉस्ट इज इग्नोर्ड ये भी नहीं हो सकता, ए बी तो अपने आप में नहीं होगा, बाकी बचे सी एंड डी, दिमाग वहीं लगाना है। सी कहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। डी कहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो भाई अपनी जेब से नहीं देने वाली, यानी कि जो 1 करोड़ जनता को फ्री में बिजली दी जाएगी सोलर पैनल लगाकर, उसकी भरपाई कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट, उसका बर्डन पड़ेगा टैक्स पेयर्स पे, है ना, वहां से फंड यूटिलाइज होगा, जो पार्शली भी होगा बट होगा। फीचर्स में अगर देखा जाए तो ये कनकेव होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखो तो ये जो होता है ना, ये कर्व की जो शेप है दिस इज नोन एज कनकेव, ठीक है, इसके अंदर। और कन्वेक्स क्या होता है, जो बाहर की तरफ होता है, जो स्पून है अंदर देखोगे अंदर की तरफ वो कनकेव है, ऐसे जाएगा तो वो आपका कन्वेक्स है, ठीक है। तो उसके फीचर्स में ये है, ये कन्वेक्स क्यों होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से होता है, क्योंकि वो इंक्रीज हो रही है। एक ऑप्शन को आप जैसे जैसे बढ़ा रहे हो दूसरी कॉस्ट आपकी जो है वो बढ़ रही है, वो आपकी फॉरगॉन है, वो एक आपका लॉस है। ये इसका स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है, ऐसे नीचे की। क्यों, क्योंकि ड्यू टू दिस मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कन्वेक्स तब होगा जब ये कन्वेक्स अगर होगा तो एमओसी स्टार्ट डिक्रीजिंग, कनकेव है तो एमओसी इंक्रीज है। अगर ये कन्वेक्स होता या होगा तो समझ लो एमओसी डिक्रीज हो रही है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एमओसी विल बी कांस्टेंट, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चन नहीं पूछने वाला यूपीएससी में, तो इतना यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना समझो कि इसका कर्व का शेप रहता है कनकेव, ठीक है जी। अब आता है स्टडी, 2 तरीके से आपको स्टडी करनी होती है इकोनॉमिक्स को, एक तो माइक्रो लेवल पे, दूसरा होता है मैक्रो लेवल पे। माइक्रो लेवल होता है छोटा, आप और मैं, एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो सिर्फ 2 एंटिटी के बीच में हो रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग उसमें इन्वॉल्व होती है, या फिर फर्म होगी या हाउस होल्ड होगा, 2 ही पार्टी, सिंगल पार्टी। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि पूरा देश, है ना, जितनी कस्टमर है, टोटल कंज्यूमर्स, टोटल बायर्स, टोटल सेलर्स, टोटल प्रोड्यूसर्स, व्हेन दे कम इनटू पिक्चर दैट बिकम्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो बड़े लेवल पे, इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज इंडियन इकोनॉमी, या फिर किसी भी देश की इकोनॉमी वो बन सकती है। यहाँ पे डिफरेंस है, माइक्रो इंडिविजुअल है, मैक्रो पूरी इकोनॉमी होल है। ये प्राइस इफेक्ट को देखता है, ये प्राइस थ्योरी पे चलता है, जबकि ये इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हुई है ना, और आपका जीडीपी कितना है, बेरोजगारी कितनी है, गरीबी कितनी है। बड़ी बड़ी इकाइयाँ कैसे बनती है, एक छोटी इकाई से, सिंगल यूनिट से। दैट्स वाई सिंगल यूनिट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑल यूनिट्स इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, सिंपल इज दैट, ठीक है। यहाँ पे डिमांड सप्लाई सिंगल हुआ, यहाँ एग्रीगेट आया, टोटल आया। अच्छा एक बात याद रखना बच्चों, इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि इकोनॉमिक्स में कुछ पर्टिकुलर टर्म्स या फिर की वर्ड्स होते हैं जो टिपिकली यूज किए जाते हैं, तो उसको याद रखना है हमेशा, सिनोनिम्स वर्ड्स याद रखने हैं। जैसे कि टोटल सबको पता रहता है, इजी है, लेमैन लैंग्वेज, टोटल डिमांड। एग्रीगेट डिमांड नहीं पता चलता, अचानक से आए तो नहीं पता चलेगा, तो एग्रीगेट का मतलब टोटल होता है। तो ऐसी चीज़ों को आपको सर्च कर लेना है कि अगर मान लो कभी कुछ देखते हो, बाकी मैं तो हूँ ही जो मैं बताती रहूँगी, बाकी आप अपने हैंड से भी कभी कुछ ऐसा वर्ड पाओ तो उसका सिनोनिम्स वर्ड देख लो। उसके बाद आता है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की नेचर अगर हम देखें तो वो साइंस भी है, क्योंकि वो टूल्स, डाटा, कर्व के साथ प्रूफ डाटा करके थ्योरी डेवलप हो रही है। वाई इट इज नोन एज आर्ट, ये आर्ट भी कहा जाता है, इसको जजमेंटल भी सब्जेक्ट कहा जाता है, इसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी कहा जाता है। आर्ट क्यों है, जिस तरीके से कोई थ्योरी डेवलप होती है, इट इज ऑल्सो आर्ट ना। इतना आसान नहीं है कि कोई इकोनॉमिस्ट ने थ्योरी लाया, जैसे जीएसटी की थ्योरी आ गई, जब वो थ्योरी आने के बाद लागू हो गई तो कुछ कला भी तो है, किस तरीके से, क्योंकि सोशल, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, राइट। उसके बाद पॉजिटिव नॉर्मेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव का मतलब होता है विदाउट मेकिंग एनी जजमेंट अबाउट आउटकम्स, और नॉर्मेटिव होता है कि जिसमें आपका जितना भी इवैल्यूएशन होता है उसमें आपका क्या होता है, समटाइम्स जजमेंट इन्वॉल्व होती है, जैसे कि हायर एजुकेशन शुड बी फ्री। पॉजिटिव आपका एक तरीके से प्रैक्टिकल है कि डज अ करेंसी डिवैल्यूएशन फ्यूल इन्फ्लेशन। अगर हमने डी इवैल्यूएट कर दी करेंसी तो क्या इन्फ्लेशन होगा। जैसे कि अगर
फूड सब्सिडी दी जाएगी तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो आउटकम इज डिपेंड अपॉन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द थ्योरी, है ना। अगर मान लो रेजिंग टैक्स, अगर टैक्स बढ़ता है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे विल हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट ऑफ ब्रूअर्स। तो वो ये कह रहा है कोई रीजन है, कॉज एंड इफेक्ट चलता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में जजमेंट चलती है कि बेरोजगारी जो है मोर हार्मफुल देन इन्फ्लेशन, बट हाउ वी डोंट नो, वी जस्ट प्रोड्यूस दिस लाइन ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस भी नहीं कहेंगे, जजमेंट कहेंगे, ठीक है। मार्केट मैकेनिज्म शुड बी अलाउड, मतलब इसमें कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन द एजम्पशंस, or the other side positive economics is based on the practical, there are causes, कुछ कारण है उसकी वजह से आपकी इकोनॉमिक्स में ये आउटकम हुआ, that is positive economics, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें, क्योंकि जब हमने बात करी थ्योरीज की, वो थ्योरीज कौन लागू करेगा, वो कौन डेवलप करेगा, क्या सरकार थ्योरी मानेगी, किन शर्तों पे मानेगी, किन शर्तों पे नहीं मानेगी, कैसा ये सिस्टम चलेगा, ये जो दो पार्टी के बीच में लेना देना है, डिमांड एंड सप्लाई है, हु विल फिक्स द प्राइस टू इन्फ्लुएंस दीज मार्केट फोर्सेस। सो अगेन इट इज लिंक्ड टू द इकोनॉमिक सिस्टम विच इज अडॉप्टेड बाय द कंट्रीज। तो लार्जली एज ऑफ नाउ इफ वी सी देयर आर बेसिकली 3 इकोनॉमिक सिस्टम विच आर एक्सेप्टेड ग्लोबली। आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसे कहा जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है, इसे प्राइस मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है। दूसरा आपका सोशलिज्म हो गया, तीसरा आपका मिक्स्ड हो गया। जो कैपिटलिज्म होता है वो एडम स्मिथ लेकर आए थे। जब वेस्टर्न कंट्री से इकोनॉमिक्स वहीं से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि भाई पूंजीवादी यानी कि मार्केट में लेनदार देनदार, खरीदना बेचना, ये जितना भी ट्रांजेक्शन्स होगा ये खुद ब खुद बिहेवियर एनालाइज करेगा। It would be established by the forces, by the parties themselves only. No one will be there to fix the price of the product, है ना। कोई मोनोपोली नहीं होगी, मार्केट फोर्सेस होगी, तो उसके अपने फायदे हैं, उसके अपने नुकसान हैं। सोचो मार्केट इकोनॉमी वहाँ आ सकती है जहाँ पे आपके प्रोडक्ट में इतना दम हो विच कैन बी कम्पीट विद द अदर कंपटीटर्स इन द मार्केट, है ना। सोशलिस्ट इकोनॉमी कहती है कि नहीं भाई, हमारे देश के में जो डेमोग्राफिक फीचर्स हैं वो ऐसे नहीं है जो वेस्टर्न कंट्रीज में है। हमारे यहाँ गरीब ज़्यादा है, हमारे यहाँ क्वालिटेटिव टेक्नोलॉजी ही नहीं है जो इतना फास्ट प्रोडक्शन विद क्वालिटी मेंटेन हो सके। सो लार्जली रिसोर्सेज का जो रॉ मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन है उसका डिसीजन हम लेंगे, प्राइवेट एंटिटी नहीं होगी, सरकार लेगा डिसीजन। तो कैपिटलिज्म कहा जाता है निजीवाद की है, प्राइवेटाइजेशन उसमें ज़्यादा है, सोशलिज्म में सरकार ज़्यादा है ना। जब भारत ने सबसे पहले, भारत शुरू से ही दोनों का मिक्सचर में था, मिक्स्ड इकोनॉमी भारत ने ली है जिसका अंदर कुछ सेक्टर्स कैपिटल के हैं, कुछ सेक्टर्स आपके सोशलिज्म के हैं। लेकिन अगर मैं बात कहूँ ना कि धीरे धीरे हम कैपिटलिस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, बट ज़्यादा नहीं। इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, सोशलिस्ट इकोनॉमी ज़्यादा देखने को मिली। धीरे धीरे जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन हुआ, स्पेशली आफ्टर और सिंस 1991 एलपीजी मॉडल अपनाने के बाद वी मूव्ड टूवर्ड्स मोर टू द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, है ना। तो इस तरीके के, या आप जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे, जब हम वहाँ पे थ्योरीज पढ़ेंगे, जब हम उन चीज़ों को चेंजेस इन दी पर्टिकुलर सेक्टर फ्रॉम द लास्ट ईयर्स, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स, डेकेड, तो चीज़ें थोड़ी सी और समझ में आएगी। बस यहाँ पे इतना समझो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे प्राइवेट एंटिटी का ज़्यादा नियंत्रण होता है, दे डिसाइड। वहाँ पे गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरवेन इन द मार्केट, इन द बिजनेस प्रोसेस और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रॉ मटेरियल और द नेचुरल रिसोर्सेज और द स्कार्स रिसोर्सेज to the private sectors, to the producers, whereas socialist economy is that kind of economy where everything means the distribution of the raw material to the producers is in control of the government, जहाँ सरकार डिसाइड करती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी का ही एक वास्ट वर्जन और एक आगे का स्टेप है कम्युनलिज्म, ठीक है, जिसमें लेबर का, बेरोजगारी, रोजगार किसको देना है उसका डिसीजन भी सरकार के हाथ में होता है, जैसे कि चाइना, ठीक है। ये फीचर्स है। प्रॉफिट इनका मेन मकसद होता है कंपटीशन, ठीक है। इसमें एक लेजिस फेरे भी टर्म आई थी जिसका मतलब होता है सरकार
बिल्कुल भी इंटरवेन नहीं करेगी डिसीजन में, किस वस्तु का कितना उत्पादन हो रहा है, कितना क्वांटिटी उसमें रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, उसमें सरकार का कोई भी लेना देना नहीं होगा। यहाँ पे लिखा भी है नो इंटरफेरेंस। ठीक है, सोशलिस्ट समझा दिया है, वेलफेयर इसमें मेन मोटिव है, प्रॉफिट नहीं है। सरकार चाहती है हर गरीब की जो उसकी नीड है वो पूरी हो, ठीक है, और एट रीजनेबल प्राइस। मिक्स इकोनॉमी का फीचर किसने दिया था? जॉन मेनार्ड कीन्स ने दिया था। यूनाइटेड किंगडम के ये इकोनॉमिस्ट थे। इनका मानना था ग्रेट डिप्रेशन जब 1929 में आता है, ये आपका अमेरिका में आता है और पूरे ग्लोबल में इम्पैक्ट बुरी तरीके से करता है, तब जाके एक ऐसे इकोनॉमिस्ट कहें वो हमारे बीच में आते हैं और उन्होंने कहा कुछ सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर में या फिर कैपिटलिज्म सिस्टम होना चाहिए इकोनॉमिक का, कुछ सेक्टर्स में सोशलिज्म होना चाहिए, प्योरली कोई एक एक्सट्रीमिज्म की तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट द मिक्स्ड इकोनॉमी। देश, हमारे देश में बात करें, इंडिया में बात करें, तो आपका रेलवे सेक्टर हो गया सोशलिस्ट, एयरलाइंस प्राइवेट जितनी दिख रही है वो आपका प्राइवेट सेक्टर हो गया, टेलीकम्युनिकेशन आपका कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम हो गया। यही हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, इकोनॉमी के सेक्टर 4 सेक्टर होते हैं, क्वार्टनरी को नहीं लिया जाता। प्राइमरी आपके 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो होता है जहाँ पे आपने कोई वस्तु डायरेक्ट नेचर से लिया है ना, एज अ प्रोड्यूसर नेचर से आपने एक्सट्रैक्ट किया, उसे बेच दिया, कोई प्रोसेस नहीं किया, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया। सो दीज आर द प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जिसके अंदर आप नेचर से कोई प्रोडक्ट लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं एंड कन्वर्ट इनटू द अनदर फाइनल प्रोडक्ट। जैसे कि ब्रेड, आटा लिया, गेहूं लिया, उसको आपने प्रोसेस किया और आपने ब्रेड बनाया। फ्रूट से बना जैम इज सेकेंडरी सेक्टर। क्योंकि जब आप थ्योरीज को लागू करोगे तो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, कहीं पे तो आपको क्लासिफिकेशन चाहिए ना, उस क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए ये सेक्टर्स को कैटेगराइज किया गया, क्लासिफाइड किया गया। थर्ड सेक्टर था टर्शरी, जिसमें आपका सर्विसेज सेक्टर आ जाएगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपका बैंकिंग सर्विस, आपका मेडिकल, आपकी लॉ प्रैक्टिसेस, ऑल विल बी, इवन एजुकेशन किस में आ जाएगा? टर्शरी सेक्टर में। ठीक है, ये सब चीज़ें इसलिए क्लासिफिकेशन होता है ताकि थ्योरी अच्छे से डेवलप हो जो हुई है उसको इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से किया जा सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। आई होप, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही जर्नल है, इसीलिए इसमें मैंने थोड़ी स्पीड रखी, क्योंकि ये सभी को पता है, ये सभी जानते हैं इसके बारे में, ये बहुत ही ज़्यादा हटके नहीं है। फिर भी अगर किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ नहीं समझ में आए, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, और मैं अपना टेलीग्राम चैनल भी शेयर कर दूंगी आपके साथ। ये जितना भी हमारा पीपीटी रहेगा ये उसमें पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, कल हम मिलेंगे आपके साथ दूसरा चैप्टर एनसीईआरटी का डिमांड एनालिसिस, जो आपके अंदर सेकंड चैप्टर है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसके अंदर डिमांड है। कल हम डिमांड पढ़ेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू बूस्ट माई मोरल, टू ब्रिंग मोर वीडियोज फॉर यू। थैंक यू।